हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 13 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 13 अप्रैल 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में बताई गई है। आज कई सारे क्वेश्चंस राज्यों से रिलेटेड आए हैं, तो उन राज्यों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले लेकिन कल का क्विकली रिविजन करते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। भारतीय चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया और सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की लिस्ट में मुंबई को 19वें स्थान पर रखा गया, जो कि लास्ट पोजीशन है। शतरंज खिलाड़ी डी कुकेश ने, जो कि ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के सबसे युवा, इन्होंने विश्व शतरंज आर्मागेडन एशिया और अर्सेन एशिया का खिताब जीत लिया है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 आई, इसमें तिब्बत को दुनिया में सबसे कम आजाद देश का दर्जा दिया गया। और वहीं इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट यानी कि FEI, इसके विश्व कप का फाइनल की मेजबानी सऊदी अरब के रियाद में की जाएगी। राजस्थान के उधमपुर में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय भिक्षुता मेला का आयोजन किया और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने लखनऊ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का उद्घाटन किया है। वहीं नीलेश सांबरे को मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अभी चाइना ने ताइवान के पास में लाइव फायर अभ्यास किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल के वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को। इसलिए 12 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि 12 अप्रैल के ही दिन 1961 में सबसे पहले यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष यात्रा किए थे। यूरी गागरिन ये सोवियत संघ रूस के थे और ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, तो इसी वजह से उसी दिन को याद करते हुए हम लोग मनाते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस। ध्यान रखना, यूरी गागरिन ये दुनिया के पहले व्यक्ति बने थे अंतरिक्ष में जाने वाले। और अगर भारत के पहले व्यक्ति पूछा जाए तो आप बताएंगे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, ठीक है, इनके बारे में अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो भी दी हुई थी आपको। तो राकेश शर्मा ये थे भारत के पहले, लेकिन अभी गगनयान के तहत पूरी तरीके से भारतीय मिशन भी लॉन्च किया जा रहा है। राकेश शर्मा को रसिया की मदद से लॉन्च किया गया था। और 1957 में पहली बार कोई सैटेलाइट गया था अंतरिक्ष में, नाम था स्पुतनिक 1। ठीक है, स्पुतनिक नाम से स्पुतनिक 5 नाम की एक वैक्सीन भी आई थी, रसिया के द्वारा भी लॉन्च की गई थी कोविड की वैक्सीन। वो स्पुतनिक 5 थी, ये स्पुतनिक 1 है जो कि अंतरिक्ष यान यानी कि सैटेलाइट का नाम है। क्लियर। लेकिन अगर चंद्रमा पर जाने की पहली बात की जाए तो चंद्रमा पर पहले कौन गया था? अपोलो 11 मिशन। अपोलो 11 मिशन के तहत पहली बार मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा गया था। ओके, आगे बात करते हैं। ये महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनको कल भी रिवीजन कराया गया था, इसलिए आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने संजीवनी परियोजना शुरू किया? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना लॉन्च किया है। आर्टिकल देख लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया का। ये बेसिकली छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों के लिए ये शुरू किया गया है, संजीवनी नाम की परियोजना। इसका मेन पर्पज ये होगा कि टेलीमेडिसिन और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए किसानों को उनके घर तक कैसे सुविधाजनक और हाई क्वालिटी वाली जो पशुधन देखभाल सेवाएं हैं वो पहुंच प्रदान की जा सके। इसी के लिए ये संजीवनी परियोजना शुरू की गई। अब हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश अगर आप इंडिया के मैप में देखना चाहोगे तो यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से नए बने हैं, नए CM बने हैं। धर्मशाला और शिमला इसकी कैपिटल होती है। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। तो नए गवर्नर है तो इनका भी नाम आप याद कर लेना, नए गवर्नर हैं। ठीक है, अभी 13 राज्यों के राज्यपाल जब चेंज किए गए थे उनमें ये भी आए थे। तो यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो रेणुका झील बहुत पूछा जाता है, चंद्रताल सूरज ताल भी यहीं पर है, परासर झील भी पूछा जाता है काफी ज्यादा। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पेन वैली नेशनल पार्क, ये प्रमुख नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश के। और लोक नृत्य में अगर बात करें नाटी कथकी घुघटी है। यहाँ पर देखो अभी कुछ दिन पहले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू किया था, मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, ये भी ध्यान रखेंगे। जिलों की संख्या 12 है, विधानसभा में 68 सीटें, लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 सीटें जाती हैं। राजकीय पशु है यहाँ का हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रोपोगोन और राजकीय पुष्प होता है गुलाबी बुरांस। आगे देखते हैं। हाल ही में कहाँ की गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को दिया गया है GI टैग। देखो GI टैग अभी दिया ही जा रहा है लगातार, तो इसमें अब इसी क्रम में मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भी दे दिया गया GI टैग।
जीआई टैग बोले तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, एक ऐसा टैग जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट जो है किसी जियोग्राफिकल पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया का कोई प्रोडक्ट जो है उसकी ब्रांडिंग की जाती है, साथ ही साथ उसकी ब्लैक मार्केटिंग बंद की जाती है, जिससे ब्लैक मार्केटिंग ना हो पाए, तो इसीलिए दिया जाता है जीआई टैग। साथ ही साथ उसको ग्लोबल मार्केट में प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, आफ्टर बनारसी पान मध्य प्रदेश गोंड पेंटिंग गेट जीआई टैग, अभी बहुत सारे प्रोडक्ट को लगातार मिल रहा है जीआई टैग, उसमें बनारसी पान भी शामिल है। तो देखो, इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो सरकार कैसे जानेगी कि आपका प्रोडक्ट प्रसिद्ध हो रहा है, उसको प्रमोट और करने की जरूरत है। इसके लिए जो कुछ आसपास के जो संगठन हैं या फिर कोई भी कभी कभी एनजीओ वगैरह इसका काम करते हैं, वो अर्जी दाखिल करते हैं, उसके बाद सर्वे होता है, फिर जीआई टैग दिया जाता है। तो ऐसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ये दोनों ने इस पेंटिंग को टॉप पर लाने के लिए, प्रमोट करने के लिए जीआई टैग के लिए सिफारिश की थी। तो अब जीआई टैग इसे दे दिया गया है गोंड पेंटिंग को। पिछले दिनों में कौन कौन से प्रोडक्ट रहे हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के बसोहाली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल को दिया गया, बिहार की मिर्चा चावल को मिला जीआई टैग, उत्तर प्रदेश के 4 प्रोडक्ट को, लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, बनारसी पान और आदम चीनी चावल, इन 4 को दिया गया जीआई टैग। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को यूरोपियन यूनियन के द्वारा जीआई टैग मिला था। असम में असमिया गमछा को कुछ महीनों पहले मिला था। तंदूर रेड ग्राम को भी कुछ महीनों पहले मिला था तेलंगाना के। नागालैंड के नागा मिर्च और नागा कुकुम्बर यानी नागा खीरा को भी मिल चुका है जीआई टैग। ठीक है, ये हाल फिलहाल के जीआई टैग हैं। आगे देखते हैं। वैसे जीआई टैग के बारे में बेसिक चीजें हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। 1999 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए एक बिल लाया गया था। ये बिल 2003 में जाकर के एक्ट बना, और 2003 में जब एक्ट बना तो 2004 में जाकर के पहला प्रोडक्ट बना दार्जिलिंग की चाय, जिसे मिला जीआई टैग, दार्जिलिंग की चाय। ठीक है ना, इसे पहला प्रोडक्ट ये था भारत का जो जीआई टैग पाया था। 10 साल के लिए वैलिड होता है जीआई टैग। अगला, त्रिपुरा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में अप्रेश कुमार सिंह जी को, न्यायमूर्ति अप्रेश कुमार सिंह जी को त्रिपुरा हाईकोर्ट में नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट अभी बहुत ज्यादा पुराना हाईकोर्ट नहीं है, लेकिन वहां पर अभी फिलहाल नए हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो नियुक्त किए गए हैं। ये झारखंड हाईकोर्ट से आए हुए हैं, वहां के जज थे, यहाँ पर प्रमोट होकर के चीफ जस्टिस बने हैं। न्यायमूर्ति टी अमरनाथ गौड़ के स्थान पर न्यायमूर्ति अप्रेश कुमार सिंह या कहें एके सिंह को नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट की स्थापना 2013 में हुई थी अभी। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, ये तो त्रिपुरा हाईकोर्ट है, लेकिन ये क्या लेटेस्ट है? नहीं, लेटेस्ट वाला हाईकोर्ट अमरावती हाईकोर्ट है। अमरावती हाईकोर्ट है, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का कौन से नंबर का है? ये 25वें नंबर का है। भारत में टोटल 25 हाईकोर्ट हैं। ठीक है, और देखो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि हाईकोर्ट जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत रेट जारी करता है। तो ध्यान रखना, हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रेट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो अनुच्छेद 32 के तहत रेट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रेट जारी करता है। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। अगला, अब त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे त्रिपुरा ये रहा। ठीक है, ये पेज थोड़ा सा पुराना वाला आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। मणिक शाह यहाँ पे सीएम है, बीजेपी पार्टी से मणिक शाह। ठीक है, दोबारा सीएम बन करके आए हैं। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर हैं। कमल सागर रुद्र सागर झील यहाँ पर है, और बाइसन नेशनल पार्क यहीं पर है। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क भी यहीं पर है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। बाकी चीजों में अगर बात करें, राजकीय पशु है फायरे का लंगूर, राजकीय पक्षी है ग्रीन इंपीरियल कबूतर, राजकीय पुष्प होता है नागेश्वर। त्रिपुरा 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा ये अपना बॉर्डर असम से और मिजोरम से भी शेयर किया करता है। आगे, भारत और किस देश के बीच इनिओचस 23 अभ्यास आयोजित हुआ? तो दोस्तों, भारत और यूनान के बीच, यूनान जिसे हम लोग ग्रीस के नाम से जानते हैं, अब पुराना नाम इसका यूनान था। आप सुनते थे कि यूनानी शासक ये था वो था, ठीक है ना, इतिहास में। तो यूनान ग्रीस को ही कहते हैं। ठीक है, तो यूनान और भारत के बीच में अभी इनिओचस नाम का एक एक्सरसाइज हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, ग्रीक का ही एक मीडिया एजेंसी है, ग्रीक सिटी टाइम्स, उसी के द्वारा ये छापा गया है। देखो, इंडिया इज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट ग्रीस इनिओचस एक्सरसाइज, न्यू दिल्ली इज एंटरिंग यूरोप वाया ग्रीस। तो इनिओचस जो है
ये सैन्य अभ्यास हुआ भारतीय वायुसेना के बीच में और ग्रीस की वायुसेना के बीच में। यहाँ पर राफेल वगैरह भी गया है, अपना सुखोई MKI-30 गया है, ठीक है, हिस्सा लेने। तो 18 से 28 अप्रैल तक ये हो रहा है। ग्रीस की राजधानी एथेंस है, प्रधानमंत्री हैं करियाकोस मित्सोताकिस। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में ग्रीस है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे इधर यूरोप में, जब शुरू ही होता है यूरोप ना, उसी में पड़ जाता है उसी टाइम पर ग्रीस, इसलिए कहते हैं यूरोप में। देखिए ये इंटर कर रहा है। तो ये रहा ग्रीस, जिसे एथेंस, जिसे पहले यूनान के नाम से जाना जाता था। एथेंस इसकी राजधानी होती है बेसिकली। यहीं से आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगर आपको याद हो तो बार बार मैं बताता रहता हूं, 1896 में जब पहली बार ओलंपिक खेला गया था तो यहीं ग्रीस के एथेंस में खेला गया था, ठीक है ना। एथेंस इसकी कैपिटल है। तो ये ग्रीस है, ये ग्रीस कंट्री है और यहीं पर हुआ है अभ्यास, ठीक है, ये देखो। और इधर अगर आप देखोगे ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर में और ग्रीस के तट पर हुआ है अभ्यास। और साइप्रस वगैरह, लेबनान, इजराइल वगैरह ये सब आप दिख ही रहा है। तुर्की यहाँ पर बड़ा देश है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में ZSI के शोधकर्ताओं ने किस राज्य की गुफा में मेढक की एक नई प्रजाति खोजी है। तो अभी हाल ही में ZSI यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेढक की एक नई प्रजाति खोजी है मेघालय की गुफाओं में। यहां पर आप आर्टिकल देखेंगे, न्यू फ्रॉग स्पीसीज डिस्कवर्ड इन केव इन मेघालय साउथ गारो हिल्स। तो मेघालय के साउथ गारो हिल्स में ये मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम रखा गया है अमोलाप्स सिजू। अमोलाप्स सिजू बेसिकली वहां के स्थान के नाम को देखते हुए इसका नाम रख दिया गया है। कुछ दिन पहले ही जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने अरुणाचल प्रदेश में भी कैस्केड फ्रॉक्स नाम से 3 अन्य प्रजातियों की खोज की थी। ये भी एक मेढक की प्रजाति है, कैस्केड फ्रॉक्स, ठीक है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो 1916 में इसकी स्थापना की गई थी। कोलकाता में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष इसके हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। अध्यक्ष का नाम पूछा जा सकता है, आप इनका नाम याद रखेंगे। अगला, L&T कंपनी द्वारा भारत के पहले 3D डाकघर भवन का निर्माण कहां पर किया जा रहा है। L&T कंपनी जो है ये भारत का पहला 3D प्रिंटिंग डाकघर भवन बना रहा है। यानी ये डाकघर भवन जो होगा ये 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया जाएगा। पूरी की पूरी बिल्डिंग ही 3D प्रिंटिंग के थ्रू बनेगी। तो बेंगलुरु कर्नाटक में ये बनाया जा रहा है L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वीक का ये आर्टिकल है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जा रहा है। टोटल 45 दिन लगेंगे और 1000 स्क्वायर फुट में ये पूरा का पूरा डाकघर बन करके तैयार होगा बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा जरूर आपके एग्जाम्स में। लार्सन एंड टुब्रो की स्थापना 1946 में हुई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष हैं अनिल मणिभाई नाइक। लार्सन एंड टुब्रो भारत में जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनमें मैक्सिमम ये प्रोजेक्ट्स पाती है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो उसको भी इसी ने बनाया था, ठीक है। अच्छा, एक और जरूरी चीज, SSC GS सफलता बैच है टायर 1 टायर 2 का। जिसको जिसको ज्वाइन करना है अभी ज्वाइन कर ले। 15 अप्रैल तक आप सिर्फ 399 रुपए पे करके ये प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 20 अप्रैल को एडमिशन इसका क्लोज हो जाएगा और 15 से 20 के बीच में 100 रेट्स का आपको एक्स्ट्रा फी देना पड़ सकता है, लेट चार्ज देना पड़ सकता है। तो यानी कि 15 से 20 तक ये 499 में हो जाएगा। तो 15 तारीख के पहले पहले जिनको जिनको एनरोल करना है वो एनरोल कर लें। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं 11 अप्रैल से। क्लासेस डेली चल रही हैं और डेली क्या शेड्यूल है, क्या क्या क्लासेस कब कब चलती हैं, इनको जाकर के आप MZT ऐप पर चेक कर पाएंगे। वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से टाइमिंग वगैरह क्लासेस की आप देख सकते हैं और डेमो क्लासेस भी वहां पर ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तेलंगाना के राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में तेलंगाना की जो गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, इन्होंने अभी तेलंगाना में 3 बिल को मंजूरी दी है। कौन कौन से बिल हैं? तेलंगाना मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक है एक। दूसरा, प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, इसका संशोधन विधेयक है। तीसरा, तेलंगाना नगर पालिका कानून संशोधन विधेयक है, इसको भी। इन तीनों को मंजूरी दे दी है, लेकिन इन्होंने साथ ही साथ 2 बिल जो हैं इनको वापस भी कर दिया है और 2 बिल ये राष्ट्रपति के पास भेज दिए हैं। तो देखो यहां पर लिखा गया है 2 बिल राज्य सरकार को वापस भेज दिए, 2 बिल राष्ट्रपति की सहमति के लिए केंद्र सरकार के पास भेज दिए और 3 बिल को इन्होंने मंजूरी दे दी। यानी 3 बिल जो है ये एक्ट बन गए हैं अब, ठीक है। क्योंकि देखो प्रोसेस क्या होता है कोई भी बिल एक्ट बनाने का,
जैसे आपके जैसे तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ पर दो सदनात्मक ये राज्य है, क्योंकि यहाँ पर भी विधान परिषद है। ये उन 6 राज्यों में शामिल है जहां पर विधान परिषद है, जिनकी ट्रिक यहाँ पर लिखा गया है। आप डिकोड करके मुझे बताओ कौन कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। तो यहाँ पर प्रोसेस जान लेते हैं। बेसिकली देखो, तेलंगाना में जैसे 2 सदन है, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है, और उसके बाद राज्यपाल की सीट है। तो अगर कोई बिल लाना होगा ना, जो एक्ट बनाना है, जिसको कानून बनाना है, तो या तो ये विधान सभा में लाएंगे या तो विधान परिषद में लाएंगे। अगर वो धन विधेयक है तो केवल विधानसभा में ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई अन्य विधेयक है, जैसे ये सब देख रहे हैं, तो ये विधान परिषद में भी लाया जा सकता है, ठीक है। अब चाहे जहां लाओ आप, अगर विधान परिषद के सदस्य हैं, अगर वो लाते हैं तो विधान परिषद में लाएंगे, विधानसभा के सदस्य हैं तो वो विधानसभा में लाएंगे। तो मान लीजिए अब यहाँ पर लाते हैं एक में, तो एक में लाते हैं तो उसको पास करना होगा यहाँ पर बहुमत से। बहुमत से जब पास किए तो उसको जाना होगा यहाँ पर दूसरे वाले में, ये जाएगा दूसरे में विधान परिषद में, तो यहाँ पर भी वो पास होगा। यहाँ पर भी पास हो गया, तब जाएगा राज्यपाल के पास फाइनल मुहर के लिए। राज्यपाल जब फाइनल मुहर लगा देगा तो फिर वो बिल एक्ट बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर राज्य के अधिनियम की बात हो रही है, राज्यों के विधेयकों की बात हो रही है। अगर यहाँ पर संविधान की बात की जाएगी, भारतीय संविधान की अगर बात की जाएगी, सेम प्रोसेस ऐसे केंद्र में, केंद्रीय संघ में होता है। उसमें क्या होता है, लोकसभा या राज्यसभा में पहले बिल लाया जाएगा। लोकसभा में मान लीजिए आता है तो वहां से बहुमत में पास करा करके राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में भी जब पास हो जाता है तब जाता है वो राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जब फाइनल मुहर लगा देता है तब वो बिल बन जाता है एक्ट। तो ये प्रोसेस संसद में होता है भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए, और राज्यों में भी होता है जब राज्य में कोई बिल वगैरह लाना होता है। क्लियर है ना। आगे देखते हैं तेलंगाना की बात। तेलंगाना आप देखोगे यहाँ पर है, भारतीय राज्य है तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को, ये अलग हुआ था तेलंगाना, ठीक है। और हैदराबाद इसकी कैपिटल है। के चंद्रशेखर राव टीआरएस पार्टी के हैं, लेकिन टीआरएस पार्टी का नाम अब बीआरएस हो गया है, बीआरएस हो गया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी थी पहले, अब ये भारतीय राष्ट्र समिति पार्टी हो गई है। अच्छा, वैसे कौन कौन सी राष्ट्रीय पार्टी हैं भारत में, इसको जानने के लिए आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा। कल मैंने एक वीडियो आपको दी थी, छोटी सी वीडियो दी थी, वैसे डेली करंट अफेयर में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन छोटी सी एक वीडियो दी थी, उसको भी आप देखेंगे अगर, दिन में आई थी, हालांकि उसका नोटिफिकेशन नहीं गया था, इस वजह से उसको बहुत लोगों को पता नहीं लग पाया। आप चैनल पर जाकर के देखिएगा, उस छोटी सी वीडियो में आपको पता लग पाएगा कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, कौन कौन सी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, किनको किनको अभी चुनाव आयोग ने हटाया है, किनको दर्जा मिला है, ठीक है। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है, बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव का आयोजन किया? तो देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें लोग होंगे कंफ्यूज। बैसाखी महोत्सव दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में मनाया गया, 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव। मुझे पता है आपके मन में आ रहा होगा कि ये तो सर पंजाब में होना चाहिए। बिल्कुल, देखो बैसाखी बेसिकली ये पंजाब का ही त्योहार है, सिख धर्म का प्रमुख त्योहार होता है, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव आयोजित किया गया 13 से 15 अप्रैल तक। तो यहाँ पर टोंगा बग्गी की जो सवारी बहुत ही पारंपरिक रूप से चली आ रही थी कनक मंडी की, तो उसको फिर से शुरू किया गया है। डोगरा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए इसे शुरू किया गया है। ध्यान रखना, स्टिल बैसाखी महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे सिख धर्म का ही है, ठीक है, लेकिन ये पूरे देश भर में मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बैसाखी के अवसर पर ही 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, ये 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किए थे और गुरु प्रथा को यहीं पर समाप्त किए थे। ये 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। अगला, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए हुए हैं युगांडा, और युगांडा में उन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ अभी हाल ही में किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी, इन्होंने लॉन्च किया है तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट इन युगांडा, युगांडा में लॉन्च किए हैं। युगांडा बेसिकली आज के टाइम पर ना 2022 से लेकर के 2025 के लिए, यानी 3 वर्षों के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट का अध्यक्ष है, 3 सालों के लिए। तो ये इसी अवसर पर ये गए थे वहां पर युगांडा के कंपाला में, वहां पर इन्होंने तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। युगांडा चलिए देख लेते हैं फटाफट से वर्ल्ड मैप में। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आना है आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यहाँ पर आप केन्या के पास में आओगे, थोड़ा सा जूम इन करते हैं तो यही केन्या के बगल में आपको दिख जाएगा एक देश,
युगांडा। युगांडा की जो कैपिटल होती है वो होती है कंपाला। क्या होती है? कंपाला। यहीं पर गए हुए हैं अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। ठीक है, इसके बाद ये मोजाम्बिक भी जाएंगे, इनकी यात्रा मोजाम्बिक भी है अगली यात्रा। ठीक है, अभी तो ये युगांडा में है। युगांडा के प्रेसिडेंट हैं यावेरी मुसेविनी। ओके, तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मौका है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए इस बैच से रिलेटेड। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कौन सा इकलौता नेशनल पार्क है जहां चीते पाए जाते हैं भारत में, तो ये है कुनो नेशनल पार्क। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप किस उपलब्धि को हासिल करने पर दिया जाता है? तो सबसे ज्यादा रन बनाओगे तो ऑरेंज कैप, सबसे ज्यादा विकेट लोगे तो पर्पल कैप। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी को किस राज्य में उसके चुनावी प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों आपको ये बताना है अच्छे तरीके से। कल इसकी वीडियो में आपको बताया गया था, और आप अगर ध्यान से देखे होगे तो डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। हाल ही में जारी सार्वजनिक परिवहन वाले दुनिया के सबसे अच्छे शहरों की सूची में पहले पर कौन है, ये भी बताइएगा कमेंट करके। और इसकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब फ्री में मिलेगी आपको एमजेटी ऐप पर। जाइए एमजेटी ऐप पर, आप सारी चीजें एक्सेस कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।